Hello student, welcome to the lecture series of Operation Research. So we will discuss introduction of Operation Research. So in the previous lecture we discussed introduction of Operation Research, some definition of Operation Research, followed by one example. एक numerical हमने discuss किया था पिछली class में. We also discuss various techniques and tools of the Operation Research. Like this is you can say this is the syllabus of the Operation Research. In the unit 1 you will go through linear programming problem, queuing theories, whatever. See, these are the just model of the operation research. For example, जैसे क्यूइंग थ्योरी हो गया. क्यूइंग थ्योरी में आपने ये बताना है कि कोई भी सिस्टम जहाँ पर रेलवे, जैसे रेलवे के टिकट के लिए हम लगते हैं, सिनेमा हॉल में लाइन के लिए लगते हैं, तो हमें ये निकालना होता है कि हाउ मेनी रिसेप्शनिस्ट आर रिक्वायर, और उस सिस्टम को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. सीक्वेंसिंग इज बेसिकली विच जॉब नीड टू बी परफॉर्म फर्स्ट. एक कंपनी है, उसे 4 या 5 तरीके की जॉब बनानी है, तो कौन सी जॉब वो पहले बनाए, कौन सी बाद में बनाए, सो दैट उसका जो डिमांड है वो मिनिमम इफेक्ट हो जाए. So these are the all the types of problem in the operation research which you will go throughout the study of this subject operation research. तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देख ही लिया था कि हमने न्यूमेरिकल देखा था आटा और चीनी वाले. उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट ए और बी बना रहे हैं, और उस प्रोडक्ट ए और बी की हेल्प से डिसाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर या वो मिठाई वाला, वो ये डिसाइड कर रहा है कि बनाने के बाद कितना उसे फ़ायदा हो जाएगा, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या है. ट्रांसपोर्टेशन इज सपोज अ कंपनी इज हैविंग नंबर ऑफ वेयर हाउसेज, 4 या 5 वेयर हाउसेज हैं. उसको कौन सा उस अपनी कंपनी से कौन सी जगह कितना प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब कैलकुलेशन होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, सो दैट उसकी जो डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाए, और डिमांड और सप्लाई उसकी जो चेन है वो बनी रहे, उसमें डिमांड भी फुलफिल हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाए. असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि लेट अस से कोई सपोज 4 तरीके की जॉब बननी है और डिफरेंट मशीन्स पे बननी है, तो कौन सी मशीन पे कौन सी जॉब असाइन की जाए. ठीक है. तो ये असाइनमेंट, ये ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट आर द पार्ट ऑफ यूनिट 1. तो वी डिस्कस देयर इन डिटेल. डिसीजन थ्योरी एंड गेम थ्योरी इज रिलेटेड टू द गेम. सपोज कोई 2% चेस का गेम हो रहा है या कोई और गेम हो रहा है, तो उसमें किसकी जीतने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, गेम की स्ट्रेटजीज कैसे बनानी चाहिए, उसमें थोड़ा सा उसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके क्वांटिफाई करने की ये मॉडल है. रिप्लेसमेंट मॉडल, सपोज की मशीन है बहुत टाइम से चल रही है, तो उसको कितने टाइम बाद रिप्लेस करना चाहिए, दैट नीड टू बी कैलकुलेटेड, एंड दैट कैन बी डन बाई मॉडलिंग इन द that can be one of the techniques of operation research. तो हिस्ट्री ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च ये थोड़ा बहुत हमने पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था. बेसिकली हिस्ट्री इज मेनली आफ्टर द वर्ल्ड वार टू. आफ्टर द वर्ल्ड वार टू व्हेन ब्रिटिश आर्मी जो है जर्मनी से हारने वाली थी, या उसे ऐसा लग रहा था कि अब हम हार जाएंगे, तो उसने क्या करा कि बहुत सारे साइंटिस्ट को आपस में बुलाया और उनसे कहा कि ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इनको आप ऑप्टिमाइज़ करिए और हमें बताइए कि कौन सा रिसोर्स हमें, कौन सा हथियार या कैसी मिसाइल है या एयरक्राफ्ट है, वो हमें कहाँ पर किस लोकेशन पे किस तरीके से हम पहुँचाएँ, सो दैट वी आर एबल टू विन. तो उसने ब्रिटिश आर्मी ने यूएस के साथ कोलेबरेट करके ये ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक लगाई. सी, वैसे तो लिटरेचर में आप देखोगे बहुत सारी किताबों में दे रखा है, अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग इसका ओरिजिन बताया गया है, बट द मेन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट विल कम आफ्टर द वर्ल्ड वार टू, बिकॉज आफ्टर द वर्ल्ड वार टू इज़ विन बाई द ब्रिटिश आर्मी. तो उसके बाद जो है ऑपरेशन रिसर्च का इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ता ही चला गया. तो 1957 में इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में. वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च आर, इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच. तो मैंने बताया था कि ये नॉट ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, इट इज़ ओपन फॉर ऑल स्ट्रीम इंजीनियर. It is mainly offered by offered by the MBA department. It increase creative
ability of the decision maker. तो among the various decision or among the various option we need to select the optimum solution. तो you can see this जो भी इस tools and technique को लगा रहा है, it has he should have some creativity. It's a scientific approach. There are some steps by which this every operation or every problem have to go through. It's an objectivistic approach. Digital use of digital computer, quantitative solution, continuous process, optimizing nature and human judgment. So what are the various characteristics of operation research? We will see one by one. Operation research is an application of scientific method, technique and tools to problem involving the operations of systems so as to provide those in control of the system with optimum solution to the problem. The significant feature of the operation research are, yes, so you can see this is one more definition of the operation research. If we talk about the characteristics, number one, it's a systematic approach. Systematic approach का मतलब ये अगर कोई कंपनी है तो इट हैज़ डिफरेंट सिस्टम, मतलब हर अलग अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस भी है, प्रोडक्शन भी, सो आपस में क्या है ना, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. इफ़ यू आर अप्लाइंग सम ऑप्टिमिस्टिक टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमिस्टिक आप कोई ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो आप एक जगह, तो इट शुड बी कम्युनिकेटेड. तो पता चला कि मार्केटिंग का जो इफेक्ट है वो फैक्टर जो है वो उसमें नहीं हुआ क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया. मार्केटिंग और फाइनेंस वाले कम्युनिकेट करके नहीं चल रहे हैं, तो हमारी जो अप्रोच है वो सही नहीं बैठेगी. तो इट्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच. इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच. ये मैंने बताया कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, स्टेटिस्टिशियन हो, मैथमेटिशियन हो, ये सब आपस में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं. That's why it is called interdisciplinary team approach. Over increase the creative ability of the decision maker. So among the most of the solution available solution, he needs to choose the optimum solution. That's why it's a creative work. It's a scientific approach because it involves certain steps: define, observing, formulating, testing, analyzing. तो ये सब हमने देखा था, हमने पिछली प्रॉब्लम में देखा था कि we are defining some decision variable. We observe what should we do, either maximization or minimization. फॉर्मुलेट करना था हमें, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट लगाने थे, फिर सॉल्यूशन करना था और उसे एनालाइज करना था. अच्छा, एनालाइज करना यहाँ तक हम ये पहुँचे थे, हमने सॉल्यूशन करके देखा था. वी विल सी इन लेटर ऑन. इट्स अ ऑब्जेक्टिविस्टिक अप्रोच. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ता है इसमें. यूज़ ऑफ डिजिटल कंप्यूटर का मतलब ये है कि अर्लियर वी हैव ओनली वन और टू वेरिएबल. टू वेरिएबल है या तीन वेरिएबल हैं तो उसमें हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं या मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं. बट when the decision variable become more, तो we it is not possible to use of calculator से हम solve नहीं कर सकते. We have to use the digital computer which is not in your syllabus. This is beyond your syllabus. Next is it's a quantitative solution. तो x1 और x2 की वैल्यू जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था, it has some certain value. ठीक है, तो ऐसा कोई रेंज में नहीं देगा ये सॉल्यूशन, एक सर्टेन वैल्यू देगा, क्वांटिटेटिव वैल्यू देगा दैट हैज टू बी अप्लाई to get the maximum profit or minimize the operating cost. Over is a continuous process. तो कोई भी कंपनी है उसकी डिमांड और सप्लाई जो है वो बार बार इफेक्ट होती रहती है, हमेशा मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऑप्टिमम सॉल्यूशन बता दिया और बैठ गए. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बार बार ही हमें ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा. ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग नेचर और try to optimize total return of maximizing the profit and minimizing the total लॉस. तो ऑप्टिमाइजेशन ही हमें करना होता है कि कुछ पैरामीटर में मैक्सिमाइज करने होते हैं, कुछ पैरामीटर मिनिमाइज करने होते हैं. ह्यूमन जजमेंट. तो अगेन इन डिराइविंग द क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन समथिंग ह्यूमन फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉब्लम आर इग्नोर. तो हमें इग्नोर नहीं करना. ह्यूमन फैक्टर भी ऐसा नहीं है कि जो भी आ रहा है उसको बिना एनालाइज किए हमने इम्प्लीमेंट कर दिया. तो कहीं ना कहीं ह्यूमन का जजमेंट भी प्रोसेस में आना चाहिए. Scope of operation research. So there are many areas in which operation research is applied. Now one is defense. तो सबसे पहले हमने डिफेंस में देखा था, वर्ल्ड वॉर 2 में ऑपरेशन रिसर्च बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया. In the defense we can use the operation research to develop the new technology, optimization of the cost and time, etc. etc. All the points I have
I have written in the PPT, or this PPT is shared in the Google Classroom. So you can see strategy of better effective maintenance and replacement of equipment, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई डिपो एक्सेट्रा। इंडस्ट्री में हम ऑपरेशन रिसर्च कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इंडस्ट्री में है, तो इसको कई सारे पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया है। नंबर 1 प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन इंजीनियर जो है वो शेड्यूलिंग में ऑप्टिमम प्रोडक्ट मीन्स कितने तरीके के प्रोडक्ट आपको बनाने चाहिए, वर्क मोशन, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, लोडिंग अनलोडिंग, मेंटेनेंस, सब में ओआर का यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर he can use the OR in marketing research, distribution strategy, sales forecasting, sales promotion, etc. Financial manager can use the operation research to apply cash flow analysis for capital budgeting, formulate credit policy, determine optimum replacement strategy, long-term capital investment, investment portfolio, dividend policy. तो यू कैन सी आप लोग सुनते रहते हो कि जो शेयर मार्केट में शेयर मार्केट की जो पॉलिसीज़ हैं या जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह की जो पॉलिसी हैं, दैट कैन आल्सो बी डिसाइडेड, मतलब उसको जो ट्रेंड देख के वी कैन टेक द रिस्क, so that we can apply operation research in that field also. Personal management, forecasting of the HR means you can say एक HR मैनेजर जो है वो मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है उसको फोरकास्ट करने में, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मैन पावर ड्यू टू कंसिडरेशन ऑफ एज, एजुकेशन, स्किल, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ पर्सन फॉर सर्विस सेंटर, प्रमोशनल पॉलिसी एक्सेट्रा। परचेज डिपार्टमेंट, परचेजिंग ऑफ द मटेरियल, कब किस समय कौन सा मटेरियल परचेज करना चाहिए, बिडिंग पॉलिसी, रूल्स ऑफ बाइंग इन सप्लाईज अंडर वेरिंग प्राइसेस, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड टाइमिंग ऑफ परचेज। तो मतलब कौन सा रॉ मटेरियल कब किस टाइम पे परचेज करना चाहिए, दैट दैट कैन बी डिसाइडेड बाय विद द टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन द R&D प्रोजेक्ट्स। ठीक है, डिटरमाइनिंग द एरियाज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बहुत सारे अवेलेबल एरियाज होते हैं हमारे पास, तो कौन से एरिया में रिसर्च करनी चाहिए, कौन से एरिया में रिसर्च ऑप्टिमम होगी, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल ऑफ द R&D प्रोजेक्ट, रिसोर्स एलोकेशन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, रिलायबिलिटी एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, स्मूथिंग एंड एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग में मेनली प्रोडक्शन शेड्यूल करके बनाना होता है, तो इन सब चीज़ों में हम OR अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल सिलेक्शन एंड प्लानिंग, शेड्यूलिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो भी आपके न्यू कमर्स आते हैं या फ्रेशर्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्केल बैलेंसिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़। अकाउंट डिपार्टमेंट लगभग वैसा ही हो गया, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरह हो गया। क्रेडिट पॉलिसी के प्लानिंग ऑफ अकाउंट स्ट्रेटजी, कैश फ्लो एक्सेट्रा। टेक्निक्स एंड जनरल मैनेजमेंट, decision support system, forecasting, strategy planning, etc. Now, except the industry, the government department, 5-year plan, annual budget, forecasting of income and expenditure, major projects of national importance, GNP, gross national product, GDP, population, employment and generation of agriculture. In sub task में we can use operation research, tools and techniques of the operation research. In agriculture also, this operation research is widely used, like optimum allocation of a land and various crops in accordance with the climate condition. तो ये हम बता सकते हैं कि कौन सी फसल कौन से क्लाइमेट के लिए बढ़िया रहती है, तो वो ऑप्टिमम कर सकते हैं कि किस समय हम लैंड में हम क्या फसल को लगाएं, which crop should be yield. Optimal distribution of water from the resources like कैनल फॉर इरिगेशन पर्पस। तो आपके पास अगर वाटर रिसोर्स है तो कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइज करके वाटर की सप्लाई कर सकते हो। देयर इज अ नीड ऑफ डिटरमाइनिंग बेस्ट पॉलिसी अंडर द प्रेस्क्राइब्ड रिस्ट्रिक्शन, हेंस गुड अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन इन दिस डायरेक्शन। इन हॉस्पिटल, इन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम साइंस एक्सेट्रा। तो मेनली there are lots of areas in which we apply the operation research. If we conclude point wise, we can see the scope of the operation research is
in finance, budgeting and investment, in purchasing, procurement and exploration, production management, marketing, पर्सनल एचआर मैनेजर यूज़ करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल प्लानिंग एंड बजटिंग, गवर्नमेंट अपने बहुत सारे टास्क में ऑपरेशन रिसर्च का यूज़ करती है, जहाँ भी एनालिसिस इन्वॉल्व होती है, डाटा बहुत सारा लार्ज डाटा इन्वॉल्व होता है, इन डिफेंस सेक्टर, इन एग्रीकल्चर, इन एजुकेशन, इन ट्रेनिंग, ऑल दिस sector uses operation research tools and techniques. So we can summarize the we have covered till now. We have covered introduction of this operation research, various definition, various tools and techniques, history of the operation research, characteristics of this operation research, and finally scope and various application area of the operation research. ठीक है, तो in this lecture let us take one more numerical, then we will end this lecture. तो अभी जो है इंट्रोडक्शन के बाद वी विल कम टू द लीनियर प्रोग्रामिंग. तो लीनियर प्रोग्रामिंग की थ्योरी स्टार्ट करने से पहले एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ, उसके बाद थ्योरी करेंगे, फिर देन वी विल गो टू द डिफरेंट केसेस ऑफ ग्राफिकल मेथड. कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता दो, फिर एक देखते हैं न्यूमेरिकल. इज इट विजिबल टू यू? पीडीएफ आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर. आ रहा है समझ में, ठीक है. मैन्युफैक्चरर हैज टू टाइप ऑफ मॉडल. मतलब ये समझ लो कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं M1 और M2. ईच M1 मॉडल रिक्वायर्ड 4 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग, 2 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग. तो M1 मॉडल है मतलब M1 इसको प्रोडक्ट ही मान लो. जो प्रोडक्ट है उसको 4 घंटे की ग्राइंडिंग चाहिए और 2 घंटे की पॉलिशिंग चाहिए, जो प्रोडक्ट M1 है. वेयर इज M2 मॉडल? वेयर इज M2 मॉडल रिक्वायर 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड 5 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग. ठीक है, M2 को बनाने के लिए हमें 2 घंटे की ग्राइंडिंग करनी है, उसमें 5 घंटे की पॉलिशिंग करनी है. द मैन्युफैक्चरर हैज 2 ग्राइंडर एंड 3 पॉलिशर. कंपनी वाले के पास 2 ग्राइंडर हैं और 3 पॉलिशर हैं. ईच ग्राइंडर हैज 40 आवर्स इन अ वीक, वर्क्स फॉर अ 40 आवर्स इन अ वीक. तो कुछ लिमिटेशन है यहाँ पर, कंस्ट्रेंट है, जैसा कि हमने आटे और चीनी में देखा था. आटा और चीनी का जैसे कंस्ट्रेंट देखा था, वैसे यहाँ भी कंस्ट्रेंट है. ईच ग्राइंडर वर्क्स फॉर 40 आवर्स ऑफ 40 आवर्स अ वीक एंड ईच पॉलिशर वर्क्स फॉर 60 आवर्स अ वीक. यानी ग्राइंडर की कैपेसिटी है वो 40 घंटे चल पाता है एक हफ्ते में. ठीक है, दो ग्राइंडर है हमारे पास. अवेलेबल आवर्स कितने हो गए? अगर हमारे पास 2 ग्राइंडर हो गए तो अवेलेबल आवर हो गया हमारे पास 40 इंटू 2. अवेलेबल आवर्स हो गया हमारे पास 40 इंटू 2 फॉर द ग्राइंडर. ठीक है, अवेलेबल आवर्स फॉर द पॉलिशर 60 आवर्स ऑन अ वीक, यानी एक पॉलिशर जो है वो 60 आवर चल सकता है एक हफ्ते में. और हमारे पास हाउ मेनी पॉलिशिंग मशीन आर देयर? 3 पॉलिशिंग मशीन. तो हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हो गए? 60 इंटू 3. 3 पॉलिशर हैं, एक 60 6 घंटे 60 घंटे चल सकता है पॉलिशिंग मशीन. तो 3 कितने में चल सकती है? 60 इंटू 3 180. ठीक है. प्रॉफिट ऑन M1 मॉडल इज ₹3 एंड ऑन M2 मॉडल इज ₹4. जो M1 मॉडल पे यानी प्रोडक्ट 1 पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो ₹3 का हो रहा है, और प्रोडक्ट 2 पे प्रॉफिट हो रहा है ₹4 का हो रहा है. ठीक है. वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन अ वीक इज सोल्ड इन द मार्केट. हम जितना भी बना रहे हैं, ठीक है, उतना का पूरा मार्केट में बिक जा रहा है. हाउ हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर allocate his production capacity to be the two type of models so that he make the maximum profit. तो ये हमें सजेस्ट करना है मैन्युफैक्चरर को कि वो M1 के कितने पीस बनाए और M2 के कितने पीस बनाए, सो दैट हिज प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, उसे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन हो जाए. तो सबसे पहले हम वही करेंगे. वी विल टेक द डिसीजन वेरिएबल. तो पहला स्टेप क्या था हमारा? डिसीजन वेरिएबल. तो x1 और x2 आर द डिसीजन वेरिएबल. ठीक है, तो x1 हमने मान लिया. सी समझ में आ रहा है ना आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
तो हमें ये बताना है कि M1 और M2 हम कितने बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, कि सो दैट अवर प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज। तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारी सेल पे। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, 2 रुपये हो रहा है M2 पे, और 3 रुपये 4 रुपये हो रहे हैं, सॉरी 2 रुपये, 3 रुपये हो रहे हैं M2 मॉडल पे, और M1 मॉडल पे हो रहा है 3 रुपये, और M2 मॉडल पे हो रहा है 4 रुपये। ठीक है, तो X1 और X2 आर द क्वांटिटीज ऑफ M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमने डिसीजन वेरिएबल, सी बहुत ध्यान से सुनो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डिसीजन वेरिएबल। तो दिस X1 एंड X2 आर द डिसीजन वेरिएबल। हमने ये मान लिया कि नंबर ऑफ M1 मॉडल प्रोड्यूस्ड इन अ वीक इज M1, X2 इज द नंबर ऑफ मॉडल प्रोड्यूस्ड इन अ वीक। ठीक है, अब अगर X1 हमने बना लिया, सपोज X1 हमने बना लिया 5, और X2 बना लिया हमने 30। ठीक है, रफली अगर हम बात करें तो इट शुड बी सच दैट इट शुड नॉट क्रॉस द अवेलेबल आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये मैट्रिक्स बनाना। ये मैट्रिक्स आपको 50% से ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं दे रखी होती है। तो ये मैट्रिक्स आपको बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैट्रिक्स आपने गलत बनाई तो आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ रहा हूँ, अगर ये मैट्रिक्स आपने बिल्कुल सही, ये टेबल बिल्कुल सही बनानी है, तो एक तरफ आपने लिख लिया M1, एक तरफ लिख लिया M2। M1 और M2 में हमें क्या चाहिए, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग लिख लिया। क्वेश्चन में दे रखा है M1 को 4 घंटे की ग्राइंडिंग चाहिए, और M2 को 4 घंटे, M1 को और 2 घंटे की पॉलिशिंग चाहिए। M2 को 2 घंटे की ग्राइंडिंग चाहिए और 5 घंटे की पॉलिशिंग चाहिए। ग्राइंडिंग के साथ लिमिटेशन क्या है कि हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, 40 × 2, क्योंकि 2 ग्राइंडिंग मशीन है और एक ग्राइंडिंग की कैपेसिटी कैपेसिटी है 40 घंटे की। तो हम कितना काम ले सकते हैं, मैक्सिमम ग्राइंडिंग हम ले सकते हैं 40 × 2 80 आवर्स की। ठीक है, पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में क्या है आपका, पॉलिशिंग के लिए अवेलेबल आवर्स कितने हैं हमारे पास, 60 × 3, क्योंकि 60 तो उसकी कैपेसिटी होगी एक पॉलिशर की, और हमारे पास 3 पॉलिशर अवेलेबल हैं, तो 60 × 3 इज इक्वल टू 180। तो ये लिमिटेशन हो गई। तो पहला स्टेप हो गया डिसीजन वेरिएबल, ये पहला स्टेप हो गया। तो दूसरा स्टेप हो गया वी नीड टू राइट द कंस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो कंस्टेंट इक्वेशन हमने लिख ली 4x1। देखो आप टेबल को बहुत ध्यान से देखना, टेबल को हम ध्यान हम हमें हमें क्वेश्चन बनानी है विद रिस्पेक्ट टू कंस्टेंट। और कंस्टेंट क्या है हमारे पास, ग्राइंडिंग की लिमिटेशन। तो हमने पहले ये क्वेश्चन बना ली, क्वेश्चन नंबर 1, 4x1, 4 आवर्स है यहाँ पर, तो 4x1 प्लस 2x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 80। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट हम x1 का बना रहे हैं यानी M1 का बना रहे हैं, जितना भी अमाउंट हम x2 का बना रहे हैं, अगर हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, सपोज x1 हमने 5 रख दिया और यहाँ 20 रख दिया, तो 5 चौक 20 प्लस 20 × 2 और 40, तो ये आ रहा है 60। तो 60 इज लेस देन 80, तो बना सकते हैं हम इतना। लेकिन हम कहें कि x1 की वैल्यू अगर मैंने 20 रख दी, x1 की वैल्यू उन्होंने सपोज 15 रख दी थी, 15 × 4 प्लस 2 × 20, तो ये हो जाएगा 100। तो 100 इज नॉट लेस देन 80। तो हम जो भी वैल्यू निकालेंगे x1 और x2 की, इस लिमिटेशन को विदस्टैंड करना चाहिए, इस लिमिटेशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हम x1 और x2 की निकालेंगे, वी हैव टू चेक दिस विद दिस कंस्ट्रेंट इक्वेशन। नाउ द सेकंड कंस्ट्रेंट इज फॉर द पॉलिशिंग मशीन। तो हमने क्या लिख दी इक्वेशन, 2x1 प्लस 5x2 should be less than or equal to 180। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन ड्रॉ दिस इक्वेशन इन द ग्राफिक in the graph paper. If you do not have graph paper, just roughly draw the equation. तो रफली मैंने ड्रॉ करी 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 80। तो मैंने क्या करा, पहले x2 को मैंने 0 कर दिया। सी दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। x2 को मैंने 0 किया, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 को 0 किया, x1 की वैल्यू होगी 80/4 इज इक्वल टू
20। ठीक है, फिर मैंने एक्स एक्स टू एक्स वन को जीरो कर दिया। देन उसके बाद मैंने एक्स वन को जीरो कर दिया। एक्स वन को जीरो कर दिया तो एक्स टू की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स टू की वैल्यू आ गई 40। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया हमें 20,0। एक पॉइंट हमें मिल गया 20,0 और दूसरा पॉइंट मिल गया हमें 0,40। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया हमें, सपोज इसको मैंने दे दिया नाम ए पॉइंट मिल गया मुझे 20,0 और बी पॉइंट मिल गया मुझे 0,40। तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर वन। ये जो शो हो रही है ये इक्वेशन नंबर वन मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दी। ठीक है, नाउ द सेकंड इक्वेशन इज 2x1 प्लस 5x2। फिर से वैरी करेंगे, x2 की वैल्यू हम जीरो कर देंगे। x2 की वैल्यू जब जीरो कर देंगे तो x1 आ जाएगा हमारा 90। तो एक पॉइंट आ गया हमारा 90,0। ठीक है, फिर x1 की वैल्यू हम जीरो कर देंगे। x2 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 5। तो 180 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 36। 36। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई। तो हमें क्या करना होता है, हमें फिजिबल रीजन देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वालिटी है। वी विल ऑलवेज सी द रीजन। रीजन मतलब जो भी एरिया है वो हम देखेंगे टुवार्ड्स द ओरिजन। यानी अगर मैं इस लाइन को अगर देखूंगा तो इट विल बी, द रीजन विल बी फॉर टुवार्ड्स द रीजन, टुवार्ड्स द ओरिजन। और इसका मैं देखूंगा ये भी आपका टुवार्ड्स द ओरिजन होगा। तो इन दोनों में अगर ये दोनों को आप ओरिजन की तरफ अगर मूव करोगे तो यू विल गेट अ फिजिबल एरिया दिस। दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्टिंग एरिया होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन, इट विल बी दिस। दिस एरिया विल बी द फिजिबल एरिया। तो जो हमारा जो आंसर लाई करेगा वो इस एरिया में ही लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यू विल सी, लेट अस से दिस पॉइंट इज सी। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? दो दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, x1 x2। तो यू कैन सॉल्व इट बाई कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। तो x1 की वैल्यू आ रही है 2.5 और x2 की वैल्यू आ रही है 35। x2 की वैल्यू आ रही है 35। ठीक है, तो ये हमारा बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? बाउंड्री पॉइंट्स हो गया हमारा 0,36, 0,36। और एक पॉइंट हो गया हमारा, बाउंड्री पॉइंट हो गया 20,0, 20,0। और तीसरा बाउंड्री पॉइंट हो गया हमारा 2.5 एंड 35। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, अदरवाइज फिर आगे चलें। किसी को कोई इश्यू है तो बता दो। एनीवन? तो आसान से ही है न्यूमेरिकल। किसी को प्रॉब्लम आ रही है बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे हाँ बताइए। सर। आ रहे हैं समझे? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो आंसर आ गया वो 2.5 आ गया। जबकि कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हो आप, एबीसीडी कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हो, तो वो इंटीजर में तो हो नहीं सकता। या तो आप कोई प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप 2 बनाओगे या 3 बनाओगे, 2.5 नहीं हो सकता। करेक्ट है ना? तो ये है ये दिस प्रॉब्लम इज फर्दर सॉल्व बाय इंटीजर प्रोग्रामिंग। तो ये प्रॉब्लम जो है वो एलपीपी से सॉल्व नहीं होगी, ये इंटीजर प्रोग्रामिंग से सॉल्व होगी। और वो इंटीजर प्रोग्रामिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कहाँ मिलेगा, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने यहाँ आगे सॉल्व नहीं किया है, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व फर्दर। इसको आप आगे सॉल्व करके बताओ मुझे। सपोज मैंने 0,36 से निकाला, इसको हम हिडन ट्रायल से कर सकते हैं सॉल्व। अगर मैंने 0 और 36 अगर मैंने रखा, क्या कैलकुलेटर है आप लोग के पास? नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठो। अगर मैंने मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z, इट वाज z वाज 3x1 प्लस 4x2, 3x1 प्लस
4x2। तो जब मैंने 0 और 36 पुट किया तो वी विल गेट 4 into 36 144। We will get for this point, we will get z is equal to 144 if we calculate for 20,0 20,0 के लिए हम करेंगे तो x2 तो 0 हो जाएगा एंड इट विल बी 20 into 3, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। 2.5 हम पुट नहीं कर सकते, हम 2.5 नहीं बना सकते प्रोडक्ट को, तो या तो हम 3 बनाएंगे या 2 बनाएंगे। तो दोनों के केस में चेक कर लेते हैं। सपोज अगर मैं 3 बनाता हूँ, सपोज मैं x1 की वैल्यू रखता हूँ 3, x1 की वैल्यू अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो x2 की वैल्यू कितनी होगी? x2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ मैं। इफ आई पुट, कोई भी इक्वेशन में लगा दूं, ठीक है, इफ आई पुट x1 इज का टू 3, x1 की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो 4 3 12, 80 में से 12 गया, 80 - 12 इज का टू 68, और 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 34। तो x2 की वैल्यू आ गई 34। तो वी कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इज x1 is 3, 3 into 3 plus, so it comes 144, 140, 145, sorry, it is 145। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? भैया तो मैं इसको आगे ले जाऊं एक, या फिर एक नीचे ले जाऊं। ठीक है, तो अगर मैं नीचे लेके जाता हूं तो x1 विल बी 2 और x2 कितना हो जाएगा? जब अगर मैं x1 2 रख दूंगा तो इस इक्वेशन से देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 से, इफ x1 इज इक्वल टू 2 तो 4 into 8 and 80 - 8 72 divided by 2 it will be 36। so this is 36, so z will be, we can calculate z will be, तो z की वैल्यू आ रही है वो 150 आ रही है, z की वैल्यू आ रही है 150। तो among the available option, तो जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, which one is the best option? Obviously x1 is equal to 2 and x2 is equal to 36, तो this is our best answer, this is a optimum solution। ठीक है, ऐसा होगा नहीं, ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम ऐसी आ गई है जिसमें पॉइंट में आ गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगी, ना आपके सिलेबस में है जो इंटीजर प्रोग्रामिंग से मुझे सॉल्व करनी। लेकिन क्या होती है इंटीजर प्रोग्रामिंग, ये मैंने एक आइडिया दे दिया। आप इंटीजर से एक ऊपर रख लोगे या एक नीचे रख लोगे, तो दोनों ही केस दे दिए मैंने। या 2.5 से थोड़ा सा आगे जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने पर सॉल्यूशन बेस्ट आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरर कैन मेक M1 मॉडल, number of M1 model या number of M1 product is equal to 2 और number of M2 product will be 36, so that he will gain maximum profit of 150 rupees। अगर वो 3 मॉडल इसके बना रहा है, 34 मॉडल इसके बना रहा है, तो 5 रुपए का नुकसान हो जा रहा है। अगर वो एक भी मॉडल नहीं बना रहा है M1 का और 36 मॉडल बना रहा है M2 के, तो उसे 6 रुपए का नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस फिट्स इनटू द डेफिनेशन विच आई told you earlier कि this is a systematic and scientific way of achieving the optimal solution। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि हमें क्या लेना है। प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, ठीक है, कितने हमें, हाउ मेनी डिसीजन वेरिएबल्स आर x1 एंड x2। फिर अवेलेबल रिसोर्सेज को हम देखेंगे, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या थे। अगर डेफिनेशन से अगर जाओगे तो वी हैव अवेलेबल रिसोर्सेज of 80 hours and 180 hours for grinding and polishing machine। ठीक है, उसको हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाया, इक्वेशन में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया, बाउंड्री कंडीशन निकाली, बाउंड्री पॉइंट्स निकाले,
चेक किए बाउंड्री पॉइंट्स पे x1 और x2 की वैल्यू निकाल के देखी, एंड वी कम टू द कंक्लूजन दैट he should make x1 is equal to 2 and x2 is equal to 36.